बैठे बैठे फटाफट कहीं भी बैठ जाएं। चलिए बढ़िया, आ गया। लास्ट लेक्चर में अपन ने सीएसएस अपने वेब पेज में ऐड करने का पहला तरीका पढ़ लिया था। क्या था वो था इंटरनल सीएसएस। एक एग्जांपल मैंने आपको इंटरनल सीएसएस का करवा दिया था। एक एग्जांपल अपन और देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीएसएस ऐड करने के दूसरे स्टाइल की तरफ। क्या लग रहा है आपको ये पेज में क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हैं अपन ब्राउजर से? अपन ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस वेब पेज में जो बॉडी है पूरे पेज की, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो बिस आपको लाइट ब्राउन सा कलर दिखेगा। बाय द वे, बाय डिफॉल्ट क्या होता है बॉडी का कलर? व्हाइट होता है, राइट। ये भी इंटरनल सीएसएस ही है। आवाज लो आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करिए, आवाज लो आ रही है क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा, बॉडी का बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड का पेज की बॉडी का कलर बिस्क चाहिए। जैसे ही अपन लाइव रन एट राइट सर्वर करेंगे, पेज ओपन होगा विद द बैकग्राउंड कलर सेट टू बिस्क। ये भी कौन है? ये भी है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस कब अच्छी होती है? इंटरनल सीएसएस तब अच्छी होती है जब आपको सिर्फ एक पेज पे सीएसएस लगानी हो, या पेजेस मल्टीपल हैं और हर पेज पे आपको डिफरेंट सीएसएस लगानी है। लेकिन अगर मल्टीपल पेजेस पे कॉमन सीएसएस लगानी है तो इंटरनल सीएसएस को रिकमेंड नहीं करा जाता। तो लिख लीजिए, व्हेन इज इंटरनल सीएसएस यूज्ड? इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी पॉइंट्स में लिखिए जवाब। नंबर 1, व्हेन इज इंटरनल सीएसएस यूज्ड? ये सवाल है, क्वेश्चन है, इसके दो आंसर है। नंबर 1, व्हेन वी जस्ट हैव वन एचटीएमएल पेज। ऐसा होगा? एक एचटीएमएल पेज से पूरी वेबसाइट बन जाए? हाँ होगा। इनको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस, और यही आप सीखेंगे जब आप पढ़ेंगे रिएक्ट। इंस्टाग्राम यूज करते हैं? इंस्टाग्राम से भी एक पेज की वेबसाइट है। आपको लगता हो उसमें बार बार होता जाता है रिफ्रेश। तो इंस्टाग्राम हुई, फेसबुक हुई, इन सब में सिंगल पेज का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। हालांकि फेसबुक पूरी सिंगल पेज नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वेब यूज करा है आपने? व्हाट्सएप वेब वो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। उसमें भी एक ही पेज होता है जो आपकी अलग अलग चैट्स को रिफ्रेश कर करके दिखाता रहता है। और इन सब के पीछे काम कौन कर रहा है? इन सब के पीछे काम कर रही है रिएक्ट। तो जब आप इस तरह के एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक पेज होगा, तो यूज कर सकते हैं आप इंटरनल सीएसएस। तो नंबर 1, व्हेन वी हैव जस्ट वन एचटीएमएल पेज। नंबर 2, when we have multiple pages, but for every page we have multiple HTML pages, but for every page we want different styling. फिर बोल रहा हूं, पहला पॉइंट, when we have only one HTML page to style. When we have only one HTML page to style, पूरी वेबसाइट में एक ही HTML पेज है तो यूज कर सकते हैं आप इंटरनल। नंबर 2, when we have multiple HTML pages but we want to style every page differently, but we want to style every page differently। ठीक है, ये हुई इंटरनल सीएसएस की बात।
आप उस सीएसएस पे आइए जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। आप अगर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, मल्टी पेज एप्लीकेशन बनाएंगे, तो आपको हमेशा यूज करना चाहिए एक्सटर्नल सीएसएस। ये आप कर चुके हैं ना? कैसे करते हैं? 2 स्टेप्स में करते हैं। पहले हम एक सेपरेट डॉट सीएसएस फाइल बनाते हैं। उस फाइल, उसके अंदर हम अपने पूरे कोड को क्या बोलते हैं सीएसएस में? रूल सेट। उसके अंदर हम सारे रूल सेट लिखते हैं और अपने एक्सटर्नल पेज से सीएसएस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं लिंक टैग। मैं आपको विद डायग्राम समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं ये हमारा एक्सटर्नल पेज है। सपोज कीजिए पेज का नाम है home.html। ये हमने एक अलग से फाइल बना रखी है जिसके अंदर हमने खूब सारी सीएसएस कोडिंग डाली हुई है। फाइल का नाम है मान लीजिए styles.css। अब आपको अगर इस HTML पेज को इस CSS फाइल से कनेक्ट करना है तो पहले तो याद रखिएगा ये CSS फाइल क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एक्सटर्नल CSS। बाय एक्सटर्नल क्योंकि जो CSS कोड है वो HTML पेज का पार्ट नहीं है। अब इस HTML पेज CSS फाइल से कनेक्ट करने के लिए याद कीजिए आप एक टैग यूज करते हैं जिसका नाम होता है लिंक। किसका चाइल्ड होता है? हेड का चाइल्ड होता है। कितने एट्रीब्यूट मांगता है? 3। एक का नाम होता है रेल, एक का नाम होता है टाइल और एक का नाम होता है href, जिसमें आप प्रोवाइड कर देते हैं CSS फाइल का पाथ। लिंक टैग कैसा होता है? लिंक सिंगलटन टैग होता है। तो फॉरवर्ड स्लैश से आप उसको बंद करेंगे। ये 3 एट्रीब्यूट देकर आप इस पेज को कनेक्ट करेंगे अपनी एक्सटर्नल CSS से। ये हमेशा रिकमेंडेड जब आप कोई मल्टी पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं। क्लासरूम में जो कोशिश करेंगे अधिकतर एग्जाम में हम यूज करें एक्सटर्नल CSS, राइट। इसका एक्चुअल डेमो आपको सीधे एडिटर पे दिखाता हूं मैं, तो नोटिस कीजिए। ये है हमारा HTML पेज। इसमें CSS कहीं भी नहीं लगी है। CSS लगी हुई है अलग से जिसको कनेक्ट करा गया है यूजिंग लिंक टैग। कहां लगी है? के अंदर जिसका नाम है CSS फाइल। CSS अभी घबराइएगा मत सर, इतना कुछ हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। हालांकि CSS इतनी सिंपल है कि आप प्रॉपर्टी देकर खुद ही पहचान जाएंगे किससे क्या हो रहा होगा। बस एक ही चीज है CSS में, अपन को याद रखना पड़ेगा किस काम की कौन सी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल क्या आप कर सकते हैं? ये जो पहली प्रॉपर्टी दिख रही है इससे क्या होता होगा? वेरी गुड, इससे पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो लेफ्ट की जगह हो जाएगा सेंटर अलाइन। ये वही प्रॉपर्टी है जो एट्रीब्यूट के तौर पे अलाइन के नाम से यूज होती है HTML में। यहां इसका नाम हो गया, आप HTML में बी और स्ट्रॉन्ग यूज करा करते थे, वो उनकी जगह पर CSS में यूज करते हैं हम फॉन्ट वेट। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब अलग से फॉन्ट CSS से कैसे मैनेज होता है ये देख लीजिए। देन वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड फॉन्ट स्टाइल। इससे आप ये कंट्रोल करते हैं कि आपको फॉन्ट टिल्टेड चाहिए क्या। अगर फॉन्ट टिल्टेड चाहिए तो उसके लिए यहां यूज करते हैं हम इटैलिक। नहीं चाहिए टिल्टेड तो यहां लिख सकते हैं हम नॉर्मल। तो फॉन्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट आएगा जैसे आना चाहिए। देन वी हैव फॉन्ट साइज। आई होप सबको याद होगा किसी भी वेब पेज पे अगर कोई मैनिपुलेशन ब्राउजर सेटिंग में ना करे जाए तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 16 पिक्सल होता है। यहां आप ब्राउजर को आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज मेरे को चाहिए 30 पिक्सल। इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम साइजेस को डिस्कस करेंगे। देन वी आर आल्सो आस्किंग द ब्राउजर कि पैराग्राफ के चारों तरफ मुझे ग्रीन कलर का डैशेस का 2 पिक्सल वाइड एक बॉर्डर बना के दो। और पैराग्राफ का जो कलर है, किसका कलर? बैकग्राउंड के टेक्स्ट। तो जवाब है टेक्स्ट। पैराग्राफ का जो टेक्स्ट कलर है वो पूरा पूरा कर दो क्रिम्सन। याद रहे ये रूल सेट किस पैरा पे लगेगा? सारे पैरा पे लगेगा। अगर आपको लग रहा है 4 पैरा है, 2 पे कुछ और 2 पे कुछ और, तो थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे सेलेक्टर के नए तरीकों पे जिससे हम अलग अलग पैरा पे लगा पाएंगे अलग अलग रूल सेट। अभी आपने डिस्टिंग्विश नहीं करा है, अभी आपने सिर्फ ये बोला है ऑल पैराग्राफ शुड बी स्टाइल विद दीज प्रॉपर्टीज, राइट। अब अगर मैं इस पेज को एग्जीक्यूट करूं, सर इन एट्रीब्यूट्स का कोई सिस्टमैटिक नहीं दिलीप। बहुत अच्छा सवाल है आपका दिलीप। इन प्रॉपर्टीज का कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं होता है, आप किसी भी ऑर्डर में इन्हें मेंशन कर सकते हैं।
ना इनका ऑर्डर होता है, ना ये केस सेंसिटिव होती हैं। बस एक चीज जरूरी है जो मैं बता चुका हूं, सी और जावा की तरह हर लाइन के एंड में चाहिए सेमीकोलन। भूल गए तो प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। बस सेमीकोलन एक प्रॉपर्टी के साथ नहीं लगाते हैं, और वो है लास्ट वाली। लास्ट में कौन आ रहा है? कलर। आप इसके साथ मत लगाइए तो भी चलेगा। हालांकि अगर आप हटा देंगे तो आपका जो प्रिटेयर है, कौन है वो? कोड फॉर्मेटर, वो ऑटोमेटिकली ये सेमीकोलन ले आएगा। लेकिन अगर इंटरव्यूअर पूछे सेमीकोलन के बिना सीएसएस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आखिरी प्रॉपर्टी, बाकी प्रॉपर्टीज के साथ सेमीकोलन चाहिए। अब जैसे ही आप पेज को रन करेंगे, अब जैसे ही आप इस पेज को रन करेंगे, कितने पैराग्राफ पे? 2। और आप देख सकते हैं दोनों पे जो आपने रूल सेट लगाया है वो हो रहा है अप्लाई। क्लियर? अब यहां एक और बहुत आवश्यक बात, बहुत ज्यादा आवश्यक बात, जिसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है फ्रंट एंड में। ये कितने का फॉन्ट साइज है? कैसे पता आपको कि 30 है? तो आप बोलोगे मैंने कोड लिखा है इसलिए मुझे पता। करेक्ट। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा या आपको क्रॉस चेक करना है, कैसे मान लें कि 30 है? हमने लिख दिया, कैसे मान लें? वेरी गुड। तो जब भी आपको ब्राउजर ने क्या करा ये पता करना है, तो आपको हमेशा जाना चाहिए डेवलपर टूल्स में और ओपन करना चाहिए इंस्पेक्ट एलिमेंट। अब इससे आपका बहुत वास्ता पड़ने वाला है, खास तौर पे जब आप जावास्क्रिप्ट पे जाओगे। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस करिए। जब भी आप क्रॉस चेक करना चाहें, जिस भी एलिमेंट को क्रॉस चेक करना चाहते हैं, उस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आइए। जैसे इंस्पेक्ट पे आएंगे, आप देखेंगे एक एलिमेंट आपके सामने खुलेगा, और अगर आप इस पैराग्राफ के ऊपर माउस का पॉइंटर रख रहे हैं, कौन सा पैराग्राफ? हेलो वर्ल्ड वाला, तो राइट हैंड साइड पे आप देखिए आपको इसके सारे रूल सेट्स नजर आ रहे होंगे। तो ब्राउजर आपको बता रहा है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो, थोड़ा फॉन्ट छोटा है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ब्राउजर कह रहा है मैंने इसका फॉन्ट 30 पिक्सल करा है, मैंने इसका अलाइनमेंट सेंटर करा है, एंड सो ऑन। और सबसे बढ़िया बात, ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है इसकी ये है कि आप यहां बैठकर टेम्पररी तौर पे सीएसएस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे अगर 30 पिक्सल ना होता तो ये टेक्स्ट कैसा दिखता? अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप यहां पर आइए, और जो फॉन्ट साइज है उसके आगे एक चेकबॉक्स है, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये हट जाएगा और आप देख सकते हैं पैराग्राफ्स नॉर्मल फॉन्ट पे आ जाएंगे। इतने छोटे नहीं है जितने यहां दिख रहे हैं, एक्चुअल में वो अपनी नॉर्मल साइज में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको पता चलेगा ये पैराग्राफ आपको एक्चुअल साइज की जगह 16 पिक्सल में ऐसे दिखते हैं। ये कहां चेंज करा आपने? डायरेक्ट इंस्पेक्ट एलिमेंट में कर दिया। तो जब हम लोग कोड लिखते हैं, कोड की टेस्टिंग करते हैं, तो इंस्पेक्ट में जाकर हिट एंड ट्राई करते हैं, जो सही फॉन्ट लगा कोड में जाकर वो अपन लिख देते हैं। हालांकि वो जो 16 पिक्सल हुआ है वो टेम्पररी है। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो वो ओरिजिनल सीएसएस से उठाकर फिर इसको कर देगा 30 पिक्सल का। गॉट इट? तो इंस्पेक्ट को मैं खूब यूज करा करूंगा, खास तौर पे हमारी बहुत मदद करेगा पोजिशनिंग में। हम अपने अंदाजे से एक पोजिशनिंग देंगे, आकर देखेंगे थोड़ी कम ज्यादा लगेगी, तो हिट एंड ट्राई इंस्पेक्ट से हम लोग करा करेंगे। ठीक है? तो इंस्पेक्ट को यूज करने का तरीका सीखिएगा। व्हाट इज द अदर बिलो पी? कौन सा अदर बेटा? कौन सा अदर? ये जो नीचे दिख रहा है ये? वेरी गुड। एनीवन इन द क्लास? ये क्या है ये जो नीचे दिख रहा है? आपको याद है ब्राउजर के पास भी एक स्टाइल शीट है जिसे हम बोलते हैं ब्राउजर डिफॉल्ट। ये वो स्टाइल शीट लगी हुई है, यानी आपके पैराग्राफ पे इतने स्टाइल तो आपसे लिए जा रहे हैं। कौन कौन से स्टाइल? ये वाले स्टाइल सारे आपने बताए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जिसे पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, किसने बोला कि पैराग्राफ ब्लॉक है? ब्राउजर ने बोला। यहां से हम पैराग्राफ को ब्लॉक से हटाकर इनलाइन और इनलाइन से हटाकर ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है सर ये सब क्या है, ये वो स्टाइलिंग है जो आपके पैराग्राफ पे ऐड कर रहा है ब्राउजर। सारी स्टाइलिंग आपने नहीं बताई है। जैसे आपने बताया कौन सा फॉन्ट चाहिए, नहीं बताया। आपने नहीं बताया कौन सा फॉन्ट चाहिए, ब्राउजर चूज कर रहा है टाइम्स न्यू रोमन। आपने कहा बताया? आपने बताया पेज का बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, नहीं बताया। वो भी ब्राउजर डिफॉल्ट चूज कर रहा है। तो ये जो आप सेटिंग देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं ब्राउजर डिफॉल्ट। और आपको ब्राउजर का एक टेक्निकल नाम दिख रहा होगा, बैकएंड पे जब आप जाएंगे ये नाम बहुत यूज होगा। नाम को अच्छे से समझ लीजिएगा। ब्राउजर का दूसरा नाम होता है यूजर एजेंट, ब्राउजर का तीसरा नाम होता है क्लाइंट। तो अपन आम इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्लाइंट, नॉर्मल उसको ब्राउजर भी बोलते हैं, बट वेब टेक्नोलॉजी में ब्राउजर्स आर आल्सो कॉल्ड एज यूजर एजेंट। तो आप पढ़िए, आप समझ पा रहे होंगे। यूजर एजेंट स्टाइल शीट, हिंदी में बोलो ब्राउजर की स्टाइल शीट। यानी कुछ सीएसएस ब्राउजर के पास भी है,
जो वो अपनी तरफ से आपके पेज पे लगा रहा है। तो आपकी सीएसएस और ब्राउजर की सीएसएस मिलकर इस पैराग्राफ पे इफेक्ट ला रहे हैं। लिखिए फटाफट एक्सटर्नल सीएसएस। लिखिए एक्सटर्नल सीएसएस, external css is external css is the most popular form. External css is the most popular form of css and very commonly used by web developers. External CSS is the most common form of CSS and is very commonly used by web developers. Second point, it is a two-step process. It is a two-step process. Number one, it is a two-step process. इसमें लिखिए number one, we create separate CSS file containing all the CSS code. इस CSS फाइल को उतारिए, ध्यान से उतारिए, और इसमें क्या नहीं है? स्टाइल नहीं है, याद रखिएगा। स्टाइल कब लगता है? इंटरनल सीएसएस में, एक्सटर्नल में स्टाइल नहीं लगता है। सीधे पैराग्राफ लिखा है बंदी टैग एग्जैक्टली बोले तो सेलेक्टर बहुत बढ़िया सवाल। अभी लेते हैं, अब भी लेते हैं। एक ही पैराग्राफ पे अपन ने 3 कलर लगा दिए, एक एक्सटर्नल में लगा दिया, एक इंटरनल में लगा दिया, एक इनलाइन में लगा दिया। तो ब्राउजर क्या कंफ्यूज नहीं होगा? क्या वो सारे कलर को मिक्स करके रेनबो बना देगा? वो क्या करेगा? अभी डिस्कस करते हैं। हो गया? ये स्टेप 1 है, 2 का 1 बोलूं आगे, 2 का 2, एज्यूमिंग दैट 2 का 2, पॉइंट नंबर 2 का पार्ट 2, एज्यूमिंग दैट we have saved this file by the name mystyles.css in a folder at root called CSS files. नाम mystyles.css दिया है और इस फोल्डर के अंदर सेव करा, ये मान रहे हैं हम। Assuming that we have saved this file by the name mystyles.css in a folder at root called CSS file, we use link tag in HTML to connect HTML page with it. We use link tag to connect HTML page with it. बेटा मैंने लिख दिया, यही तो उतारो, उसमें रिपीट क्या करूं? Assuming that we have saved this file by the name mystyles.css in a folder at root called CSS files, we use link tag in HTML to connect HTML page with it. हटा दो, ये लिख लिया। अब लिंक टैग सीधे यहां से उतार लीजिए। उतारिए ध्यान से, ये लिंक टैग है।
हो गया। 2K1 में ज्यादा कुछ नहीं था नियति। 2K1 में मैंने बस ये बोला है वी क्रिएट अ सेपरेट CSS फाइल विथ द फॉलोइंग CSS कोड, और वो कोड उतार लीजिए। हो गया, चलें आगे। डन। चलिए, ये हो गया आपका जी। रेल में, हाँ, स्टाइल शीट बोलेंगे क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का टाइप है ना। रेल में क्या बताते हैं अपन, जिस तरह के डॉक्यूमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं उसका नाम। अगर फैव आइकन यूज करते तो यहां क्या लिखते थे, आइकन। अभी यहां लिखेंगे हम स्टाइल शीट। CSS के लिए स्टाइल शीट, क्योंकि ये जो आप बना रहे हैं ना, जैसे आप मुझे बताओ ये क्या है, ये जो आप बना रहे हैं, तो आप बोलोगे ये HTML पेज है। ऐसे अगर मैं बोलूंगा ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं CSS स्टाइल शीट है। जैसे एक्सेल शीट होती है, जैसे डेट शीट होती है, ऐसे CSS कोडिंग रखने वाली फाइल को स्टाइल शीट बोलते हैं। तो ये हमने एक स्टाइल शीट बनाई है जिसका नाम है mystyles.css। हो गया, एग्जांपल उतार लिया। उतार लीजिए फटाफट बॉडी वाला पार्ट भी, तो आगे बढ़ूं मैं। और उतार लिया हो तो डालिए अगला टाइटल, इनलाइन CSS लीस्ट रिकमेंडेड। लेकिन सीखिए कभी कभार इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इनलाइन CSS। जी इशू, जितनी बार स्टाइल शीट से कनेक्ट करेंगे उतनी बार रेल इक्वल टू स्टाइल शीट आएगा। ओके, चलें आगे। डन हो गया। अब आ जाइए, अच्छा ये यूज कब होगी, लिखो स्टार लगाकर। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिकमेंडेड, मोस्ट ऑफ द टाइम it is recommended to use external style sheet only. Most of the time it is recommended to use external style sheet only. सलाह यही दी जाती है कि आप external style sheet को ही यूज करें। Most of the time it is recommended to use external style sheet only. ठीक है, फायदा आपको मैं बता ही चुका हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास मल्टी पेज एप्लीकेशन है और आप सारे पैराग्राफ का कलर क्रिम्सन से हटाकर ग्रीन करना चाहते हैं, तो आपको कितनी बार चेंज करना पड़ेगा, एक बार। और ये पॉसिबल है वाया एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ब्राउजर के लिए भी अच्छा है, ब्राउजर को एक ही बार CSS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर हर पेज पे वो कोड लोकली अप्लाई करता जाएगा। तो रिकमेंडेड प्रैक्टिस यही है, प्रोफेशनली यही करा जाता है कि आप हमेशा यूज करें लिंक टैग। आप कोई भी वेबसाइट खोल के देखिएगा, हर वेबसाइट के बैकग्राउंड में कोड जाकर आप देखेंगे तो आपको लिंक टैग से ही CSS कनेक्टेड दिखेगी। अब आइए तीसरे पे, टाइटल डालिए इनलाइन CSS। इनलाइन CSS आपको मैंने लास्ट लेक्चर में हिंट दे दिया था, आज डिटेल में बात कर लेता हूं। जितने भी HTML में टैग्स होते हैं, जितने भी टैग्स होते हैं, चाहे वो HTML हो, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो हेड हो, चाहे वो पैरा हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो TR हो, चाहे वो TD हो, चाहे वो HR हो, कैसा भी टैग हो, ब्लॉक हो, इनलाइन हो, कैसा भी टैग हो, हर HTML टैग के पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है स्टाइल। कंफ्यूज मत होइएगा, स्टाइल दो चीजें होती हैं, एक स्टाइल नाम का टैग है, एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है। जो टैग है वो हेड का चाइल्ड है, और उसमें जो हम लिखते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल CSS। ये जो है इसे एट्रीब्यूट बोलते हैं, और ये टैग के साथ लगता है, और इसमें इक्वल टू करके आप यहां असाइन करते हैं आपका CSS कोड। और फिर जो भी आपने इस टैग के अंदर कंटेंट लिखा है, उस कंटेंट पे ये वाली CSS हो जाती है अप्लाई। जैसे थोड़ा सा ऊपर देखिए तो आपको एग्जांपल दिखेगा। कितने पैराग्राफ है इस पेज में, 2 पैराग्राफ है। पहले वाले पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 16 पिक्सल आएगी, लेकिन इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 40 पिक्सल आएगी। राइट, रहा सवाल सर ये कब यूज करते हैं, तो आप खुद पहचानिए कब यूज करना चाहिए। जब आपको बहुत सारे एलिमेंट में से किसी एक पे डिफरेंट स्टाइल लगाना हो, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो इनलाइन CSS। हालांकि इसको रिकमेंड नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता, क्योंकि जब HTML और CSS मिक्स हो जाते हैं तो पेज को हैंडल करना, उसको डिबग करना, उसे मेंटेन करना डेवलपर्स के लिए मुश्किल हो जाता है।
और आपने अगर दुनिया में जिंदगी में कभी भी प्रोग्रामिंग में कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है तो ये बात आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जावा डेवलपर हैं तो आपको पता है हर क्लास के लिए डॉट जावा अलग बनाई जाती है। आप अगर C++ जानते हैं तो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं अपनी हेडर फाइल्स अलग बनाते हैं, उनमें अपने बनाए गए फंक्शंस रखते हैं, सब कुछ मेन वाली फाइल में नहीं करते हैं। इसी तरह से जब हम लोग HTML के पेजेस बनाते हैं उनमें इनलाइन CSS लगाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अभी तो ये एक प्रॉपर्टी लगी है तो आप पढ़ भी पा रहे हैं, ढेर सारी CSS यहां लगा दूंगा तो हम ही को कंफ्यूजन हो जाएगा कहां CSS लगी है और कहां लगी है HTML। और अगर आपको लग रहा है फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, दो पैराग्राफ में से एक ही पे 40 पिक्सल चाहिए, तो इसके लिए मैं बता चुका हूं देयर इज अ सेलेक्टर हुज नेम इज ID सेलेक्टर। आप वो यूज करिए। ये तब यूज करिए जब आपको लगे आपके पास कोई तरीका नहीं बचा, बस इसी तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन शायद 50 एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें से 45 में या तो लगेगी इंटरनल या एक्सटर्नल, 2-4 एग्जाम्पल ही होंगे जिनमें हम लोग यूज करेंगे इनलाइन। क्योंकि इनलाइन क्या खराब कर देती है, पेज का लुक बिगाड़ देती है। आउटपुट के कोडिंग वाला लुक, कोडिंग वाला लुक, आउटपुट में तो पता भी नहीं चलेगा कौन सी CSS लगी हुई है, लेकिन कोडर के लिए मुश्किल हो जाएगा। वही CSS वही HTML, इसको दिक्कत हो जाएगी पेज को हैंडल करने में। लिखिए इनलाइन CSS। सर अगर तीनों टाइप की CSS को एक साथ यूज करें, आ रहा हूं जसवंत, ये सवाल अभी अभी पूछा है एक और स्टूडेंट ने, मैं अभी जवाब दे रहा हूं, जस्ट 2 मिनट वेट कर लीजिए। अगर सारी CSS एक साथ यूज करेंगे तो ब्राउजर क्या करता है, लिखिए इनलाइन CSS। लिखिए इन दिस we add CSS कोड किधर, टैग के अंदर, क्या यूज करके, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके। we add CSS कोड directly inside the HTML tag using an attribute called style। सिंटेक्स उतारिए फटाफट। और ये कौन सा टैग है, कोई सा भी, इवन HTML भी, हाँ इवन HTML जिसके साथ आज तक हमने कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाया सिवाय एक के, कौन सा, lang equal to en, ये लिखते थे। हेड, टाइटल, बॉडी, जिसके साथ चाहें उसके साथ आप ये स्टाइल एट्रीब्यूट लगा सकते हैं और डायरेक्ट इसमें CSS कोड लिख सकते हैं। हो गया, एग्जांपल उतारिए, हटाऊं, ये हटाऊं सिंटेक्स, आप लोग का हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट सिंटेक्स, वेरी गुड, ठीक है। कोड उतारिए, खास तौर पे 2 पैरा, भले ही पूरा मत उतारिए बट 7 और 8 उतार लीजिए ताकि पता लग पाए इनलाइन से सेकंड वाले पैराग्राफ का फॉन्ट फर्स्ट वाले से अलग आएगा। हाँ जी, हाँ हाँ, कई जगहों पर होता है, Amazon में कई जगह दिखेगा आपको, आप वो देखते हो प्राइस पे कट आता है, वो इसी से आता है, इनलाइन से। कई जगहों पर यूज होता है, लेकिन रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि कोशिश करें आप इसको बहुत कम यूज करें, डिबगिंग मुश्किल हो जाती है इससे। हो गया डन। सर इंटरनल CSS से भी तो सारे पैराग्राफ का कलर चेंज हो सकता है, हाँ ना, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इंटरनल CSS आप सोचिए मेरे पास 15 वेब पेजेस हैं, मुझे हर वेब पेज के पैराग्राफ का कलर क्रिम्सन करना है। कितने CSS रूल सेट्स बनाने पड़ेंगे आशीष, 15 वेब पेजेस हैं, हर पेज पे जितने भी पैराग्राफ है सबका मुझे कलर क्रिम्सन करना है। मैं आपकी सलाह मानकर चलूंगा इंटरनल CSS यूज करूं तो मुझे कितनी बार पैराग्राफ का रूल सेट लिखना पड़ेगा, 15 बार। जब 15 पेज पे एक ही CSS लग रही है, क्या ये बेटर नहीं है कि रूल सेट एक ही बार लिखा जाए, और वो फायदा आपको देगा एक्सटर्नल CSS। क्लियर, ओके आशीष, मैं पढ़ा आपको सब रहा हूं, लेकिन एक प्रोफेशनल डेवलपर हमेशा कोशिश करता है एक्सटर्नल यूज करे,
दैट्स द बेस्ट वन एंड रिकमेंडेड वन। चलें आगे, ये हो गया। अब पेज रन कर देते हैं। आउटपुट आपने प्रिडिक्ट कर ही लिया है, फिर भी आप देख लें। एज यू कैन सी, जो ऊपर वाला पैरा है उसका फॉन्ट कितना, कैसे पता कि 16 है? पता तो नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट पे आइए, चेक करिए आपके पैराग्राफ के लिए क्या जवाब दिया जा रहा है। तो आप जब पहला वाला पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं दिख रहा है, दूसरा वाला पैराग्राफ चूज करिए तो आप कहेंगे ऊपर दिख रहा है फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। पहले वाले पैराग्राफ में नोटिस करिए ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ब्राउजर डिफॉल्ट आ रहा है। क्लियर? नहीं जितना, हाँ जी बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है सर 2-3 रूल सेट लगाने हो, तो अगर आपको 2-3 प्रॉपर्टीज हैंडल करनी है, ये रहा आपके सामने दूसरा एग्जांपल। क्या क्या हो रहा है बताओ। अब आप बोलेंगे सर पहले पैराग्राफ का फॉन्ट कलर कोरल आएगा, जो थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर होता है। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल आएगा। फॉन्ट का कलर कोरल आएगा, साइज 20 पिक्सल आएगी। अलाइनमेंट कुछ नहीं बोला है तो लेफ्ट आएगा, राइट। दूसरे वाले पैराग्राफ के लिए अलाइनमेंट सेंटर आएगा, कलर ब्लू आएगा, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल आएगा। मल्टीपल रूल सेट्स के लिए बीच बीच में लगाना है सेमीकोलन। अब आप सोचो ये छोटा सा 2 पैराग्राफ का पेज है, रियल वेबसाइट में तो बहुत सारा कंटेंट होगा। अगर इस तरह से सीएसएस और एचटीएमएल मिक्स हो गई तो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इससे दूर रहने की सलाह आपको देते हैं। बाकी चलना इसको भी है, ये भी चलेगा। एज यू कैन सी, ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये सेंटर है, आपने बोला है, हाँ हमने बोला है। कलर ब्लू आपने बताया है, हाँ हमने बताया है कलर ब्लू करो, और हम ही ने बताया है फॉन्ट 30 पिक्सल करो। क्या ये तीनों बातें ब्राउजर ने आपकी मानी है? जी मानी है। इसको राइट क्लिक करके क्रॉस चेक करा जा सकता है। इंस्पेक्ट में जाइए, चेक करिए आपका जो सेकंड वाला पैराग्राफ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। इसको अनचेक कर दूं तो, इसको अनचेक कर दूं तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। वापस ऑन कर दूं सेंटर पे आ जाएगा। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल है, अनचेक कर दूं तो 16 पिक्सल की हो जाएगी। वापस देख देंगे तो ये 30 पिक्सल आ जाएगा, एंड सो ऑन। जसवंत आप थोड़े दिन रुक जाइए, मैं आपको बताऊंगा रूट पे स्टाइल लगाने का क्या बेनिफिट है। एचटीएमएल में हम स्टाइल का यूज करेंगे तो वो उस पूरे सिंगल एचटीएमएल पेज पर सेम स्टाइलिंग अप्लाई करेगा। बिल्कुल जसवंत, वो उस पेज पे पूरी अप्लाई करेगा। अगर आपने एचटीएमएल टैग के अंदर कोई स्टाइल टैग लगा दिया, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दिया, तो एचटीएमएल के जितने चाइल्ड हैं सबके ऊपर ये स्टाइल एट्रीब्यूट इफेक्ट डालेगा। ओके, चलिए ये हो गया। ठीक है, दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। ये उतारिएगा मत, एग्जांपल आपसे शेयर हो जाएगा। अब इसके बारे में लिखिए स्पेशल नोट, कब यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। कब यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। वैसे बोले तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा लगे पूरे पेज में एक एलिमेंट पे कोई अलग स्टाइल लगाना है तो यूज कर लीजिए इनलाइन। हालांकि उसका भी ऑल्टरनेट है, अगर ऐसा है तो गो फॉर आईडी सेलेक्टर। लिखिए स्टार करके। नंबर 1, we should try to avoid inline CSS. We should try to avoid inline CSS. We should try to avoid inline CSS. प्रॉब्लम क्या है? आउटपुट बिगड़ जाता है। आउटपुट नहीं, कोड की रीडेबिलिटी पुअर हो जाती है, बिकॉज इट मिक्सेस HTML and CSS, which makes it difficult for us, because it mixes HTML and CSS, which makes it difficult for us to understand the code, which makes it difficult for us to understand the code. Number 2, फिर भी अगर करना चाहे तो कब करें? फिर भी अगर करना चाहें तो कब करें? तब करें जब पूरे वेब पेज पे किसी एक एलिमेंट पे स्टाइलिंग अलग चाहिए हो। नंबर 2, however we can use it if in the entire page, for some element we want different styling. We can use it if in the entire page for some element
वी वांट डिफरेंट स्टाइलिंग। हो गया, चला जाए आगे। अब आपके सवाल पे आता हूं जो बहुत देर से आप पूछ रहे हैं, 3 बार ये सवाल मेरे से तो अब आते हैं हम इस पॉइंट पे, ठीक है। यही सवाल है, हाउ ब्राउजर डिसाइड व्हाट स्टाइल विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन स्टाइल स्पेसिफाइड फॉर एन HTML एलिमेंट, है ना। आप समझिए ध्यान से। सबसे पहले बताइए, आपके वेब पेज पे CSS कितनी तरह से लगाई जाती है? 4। एक चौथी ब्राउजर की CSS भी है, जो आप नहीं लगाते हैं लेकिन ब्राउजर लाता है। तो जो 4 स्टाइल हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक को हम बोलते हैं ब्राउजर डिफॉल्ट, आज से मैं इसको ये नाम दिया करूंगा, राइट। और ब्राउजर में क्या नाम था? यूजर एजेंट स्टाइल शीट, उसी को मैं बोल रहा हूं ब्राउजर डिफॉल्ट। उसके बाद है एक्सटर्नल, उसके बाद है इंटरनल, और उसके बाद है शाबाश इनलाइन। याद रखिएगा, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में इनकी प्रेफरेंस चलती है। मतलब अगर आपने ब्राउजर डिफॉल्ट में देखा हो तो ऑलमोस्ट हर एक का कलर ब्लैक बताया गया है, बताया गया ना ब्राउजर की तरफ। अभी तो आपको पैराग्राफ का, डिव का, टेबल का, सबका कलर ब्लैक मिलता है। एंकर छोड़ दीजिए, एंकर के लिए कलर ब्लू मिलता है, बाकी सबके लिए कलर ब्लैक मिलता है। इमेजिन करिए, आपने एक्सटर्नल में बोला मेरे को कलर रेड चाहिए, किसका? पैराग्राफ का। आपने इंटरनल में बोला मेरे को पैराग्राफ का कलर ब्लू चाहिए, और आपने किसी पैराग्राफ के इनलाइन स्टाइल में जाकर बोल दिया मेरे को कलर ग्रीन चाहिए। एज यू ऑल कैन प्रेडिक्ट, जिस पैराग्राफ पे इनलाइन लगा है उस पे जीतेगा इनलाइन, जिस पे इनलाइन नहीं लगा है उस पे इफेक्ट में आएगा इंटरनल, और अगर इंटरनल में आपने कुछ नहीं बोला है तो इफेक्ट में आएगा एक्सटर्नल, किसी में कुछ नहीं बोला है तो इफेक्ट में आएगा ब्राउजर डिफॉल्ट। फिर सुनिएगा, अगर आपने एक ही प्रॉपर्टी को तीनों स्टाइल में लगा दिया, एक्सटर्नल में भी लगा दिया, इंटरनल में भी लगा दिया, इनलाइन में भी लगा दिया, जीतेगा इनलाइन। इनलाइन में नहीं लगाया, एक्सटर्नल इंटरनल में लगाया, सेम प्रॉपर्टी सेम एलिमेंट, जीतेगा इंटरनल। नहीं लगाया इंटरनल में भी, जीतेगा एक्सटर्नल। कुछ बोला ही नहीं एक्सटर्नल में भी उस प्रॉपर्टी के बारे में, तो काम आएगा ब्राउजर डिफॉल्ट। और अगर आपको लगता है सर ये बताइए अगर हम अलग अलग स्टाइलिंग लगाएं तो, जैसे सुनिएगा ध्यान से, ब्राउजर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? शाबाश 16 पिक्सल होता है। आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कलर बोला है रेड, फॉन्ट के लिए कुछ नहीं बोला, कलर बोला रेड। आपने इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर, इंटरनल CSS के अंदर आपने बोला मुझे जो अलाइनमेंट चाहिए वो सभी का सेंटर चाहिए, और आपने इनलाइन के अंदर बोला मुझे फॉन्ट का जो वेट चाहिए वो सबके लिए बोल्ड चाहिए। अब ब्राउजर क्या करेगा? ब्राउजर एक वर्चुअल CSS तैयार करेगा। कौन सी CSS? वर्चुअल, जिसमें वो इससे भी प्रॉपर्टी उठाएगा। कौन सी वाली? नॉन क्लैशिंग वाली। नॉन क्लैशिंग क्या होता है? जो आगे वालों में नहीं है। इससे भी प्रॉपर्टी उठाएगा नॉन क्लैशिंग वाली, इससे भी उठाएगा, इससे भी उठाएगा, सबको मिलाकर एक वर्चुअल CSS बना देगा, और वो CSS आपके एलिमेंट्स पे अप्लाई कर देगा। यानी जब ब्राउजर इन सबको पढ़ेगा तो वो ये मानकर चलेगा पूरे पेज का फॉन्ट 16 पिक्सल होगा, पूरे पेज का कलर रेड होगा, पूरे पेज का कंटेंट सेंटर अलाइंड होगा, पूरे पेज में फॉन्ट बोल्ड आएगा। ये उसकी अपनी स्टाइल शीट बनेगी जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल CSS। और अगर मान लीजिए कलर रेड एक्सटर्नल में था, इंटरनल में बोल दिया कलर ग्रीन, तो फिर ग्रीन रेड को ओवरलैप करके आ जाएगा ग्रीन। लेकिन यहां भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना, वो अभी प्रैक्टिकल में दिखाता हूं। थ्योरी बोलती है इंटरनल की प्रेफरेंस एक्सटर्नल से ज्यादा होती है, लेकिन इस थ्योरी में भी छोटा सा एक ट्विस्ट है। तो पहले मैं आपको इस पूरे को एग्जांपल्स के थ्रू दिखाता हूं, उससे भी पहले जरा आप स्लाइड पढ़ लीजिए। तो जो मैंने समझाया है वो स्लाइड में है, पढ़िए और बताइए समझ आ रहा है? ये वर्ड याद है आपको? पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था। क्या है ये? सबको मिलाकर एक अपनी स्टाइल शीट बना लेगा वो। उसमें कहां कहां से रूल लेकर आएगा? कुछ अपने लाएगा जो रिप्लेस नहीं हुए हैं, कुछ एक्सटर्नल के लाएगा, कुछ इंटरनल के, और कुछ इनलाइन के।
मिलाकर एक नई स्टाइल शीट बनाकर अप्लाई कर देगा। ये लाइन ये बोल रही है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं अपन। तो आपको मैं पेज दिखाता हूं, सवाल पूछूंगा, सोच के जवाब देना। पहले तो आप अच्छे से पेज देख लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख लेंगे तो डन बोलिएगा। अच्छे से पेज देख लो। पूछूं, कुछ सवाल पूछूं। पहला सवाल, पैराग्राफ का फॉन्ट कलर क्या होगा? पैराग्राफ का फॉन्ट कलर क्या होगा? वेरी गुड, आपका जवाब होगा सर ब्लू होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने इंटरनल में ब्लू बोला हुआ है। अच्छा, एक्सटर्नल में अगर क्रिम्सन बोला होगा तो? अगर बोला भी होगा, इस ब्लू ने उसको रिप्लेस कर दिया होगा। ओके, पैराग्राफ की फॉन्ट साइज क्या होगी ना? आप बोलेंगे सर सेकंड की पता है, सेकंड की मालूम है मुझे 40 पिक्सल होगी। फर्स्ट के लिए सर दो आंसर है, 16 भी हो सकती है, और क्या पता आपने style.css के अंदर अगर कोड लिखा हो तो उसके अनुसार भी हो सकती है, राइट। तो वो डिपेंड करेगा यहां पर अपन लोगों ने क्या लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। तो अब 16 नहीं होगी, अब 30 पिक्सल होगी। 16 किसकी थी? ब्राउजर डिफॉल्ट। किसने रिप्लेस करा? एक्सटर्नल ने। और गौर से देखिए, एक्सटर्नल के 30 पिक्सल को, एक्सटर्नल के 30 पिक्सल को इंटरनल ने नहीं करा, इनलाइन ने करा। इंटरनल ने तो पूरी इज्जत दी 30 पिक्सल को, क्योंकि इंटरनल ने फॉन्ट साइज के बारे में कुछ नहीं बोला है। आ रहा है समझ कैसे डिसाइड हो रहा है, राइट। तो अब आप जब पेज रन करोगे, सेकंड पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 40 पिक्सल आएगा, फर्स्ट पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 30 पिक्सल आएगा। दोनों ही पैराग्राफ का कलर ब्लू आएगा, जबकि वहां कुछ और कलर बोला हुआ था क्या अपन ने? हाँ, अगर आप नोटिस करिए तो हमने तो बोला है क्रिम्सन। कोई नहीं सुन रहा क्रिम्सन। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि इंटरनल ने रूल सेट बदल दिया, प्रॉपर्टी चेंज कर दी, ओवरराइड कर दी, प्रोग्रामिंग के वर्ड्स बोलूं तो। और सभी पैराग्राफ्स का जो अलाइनमेंट है वो बाय डिफॉल्ट राइट आएगा, बॉर्डर आएगा। यहां से देख कर नहीं लग रहा, लेकिन अगर यहां देखा जाए, और यहां तक कैसे जाना है? कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक। इस पे जाने के लिए कंट्रोल की और लेफ्ट क्लिक जैसे ही करेंगे सीएसएस पेज पे पहुंच जाएंगे। आ रहा है बॉर्डर? यस, बॉर्डर आ रहा है। तो दो चीजें इंटरनल ने चेंज करी, कलर और अलाइनमेंट। एक प्रॉपर्टी ओवरराइड कर दी इनलाइन ने। सब मिला के ब्राउजर ने आपका ये रूल सेट बना दिया। आ रहा है समझ? चेक कर लीजिए एक एक प्रॉपर्टी ताकि कंफ्यूजन ना हो। शुरू करिए एक्सटर्नल से। क्या पैराग्राफ्स का अलाइनमेंट सेंटर आ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है क्योंकि ओवरराइड हो गया अलाइनमेंट। अच्छा, क्या पैराग्राफ्स का फॉन्ट बोल्ड आ रहा है? देखिए हाँ आ रहा है, क्योंकि इंटरनल और इनलाइन ने बोल्ड के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो चेक करिए पैराग्राफ्स बोल्ड आ रहे हैं। क्या पैराग्राफ्स के ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी भी एक्सटर्नल से आ रही है, यानी कि इटैलिक? हाँ आ रही है, पैराग्राफ्स इटैलिक भी हैं। नहीं होते तो स्ट्रेट टेक्स्ट दिखता, आपको थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है, ठीक। क्या पैराग्राफ्स पे फॉन्ट 30 पिक्सल है? तो आपका जवाब होगा हाँ भी और ना भी। पहले पैराग्राफ पे 30 पिक्सल है, लेकिन दूसरे पे 40 पिक्सल है, ओवरराइड हो गया है दूसरे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज। इस पे 30 लग रहा है, इस पे 40 लग रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट आप नोटिस करिए, क्या पैराग्राफ्स पे, पैराग्राफ्स पे बॉर्डर है? हाँ है। क्या पैराग्राफ्स का कलर क्रिम्सन है? नहीं, नहीं है। दोनों पैराग्राफ का कलर चेंज होकर ब्लू हो गया है। अच्छा, और अगर ये ब्लू ना होता तो? अगर ये ब्लू ना होता तो काम में आता एक्सटर्नल सीएसएस और वो इसको कर देता क्रिम्सन। आया समझ? तो आपके सवाल का जवाब आई होप आपको मिल गया होगा। सर एग्जांपल के हिसाब से तो ऑर्डर ऑपोजिट होना चाहिए। मैं नहीं समझा अश्विनी, माइक ऑन कीजिए। जी अश्विनी बोले बोले। सर ये ऑर्डर आपने दिया था जिसमें डिफॉल्ट पहले आ रहा था, डिफॉल्ट ब्राउजर डिफॉल्ट सबसे पहले आ रहे थे, उसके हिसाब से तो वो तो आपने बोला था कि ब्राउजर डिफॉल्ट सबसे पहला होता है फिर डिफॉल्ट को और मैंने 1 नंबर दिया था, इसलिए आपको लग रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? यस सर। ऐसा सोच रहे? नहीं, मैंने वो जो 1 नंबर दिया था वो ये बताने के लिए दिया था कि ब्राउजर सबसे पहले डिफॉल्ट पढ़ेगा, डिफॉल्ट पढ़ते हुए फिर एक्सटर्नल पढ़ेगा, एक्सटर्नल पढ़ते हुए इंटरनल, और आखिरी में पढ़ेगा इनलाइन। और अगर आपने स्लाइड शायद मिस कर दी है, स्लाइड में एक आखिरी लाइन लिखी हुई है, पढ़िए जरा ध्यान से, वो आखिरी लाइन क्या कह रही है? पढ़िए।
नंबर 4 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, यही डाउट है। नंबर 4 पे कौन आ रहा है? इनलाइन। तो इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखे थे प्रायोरिटी नहीं थी, ये सीक्वेंस था जिस सीक्वेंस में ब्राउजर पढ़ेगा। क्लियर? ओके सर। ओके। चलिए आगे बढ़ूं। तो ये हो गया आपका, सब मिक्स हो जाएंगे तो ब्राउजर कैसे हैंडल करेगा उसका जवाब। स्लाइड में सब कुछ है तो इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम अधिकतर केस में क्या यूज करने वाले हैं? एक्सटर्नल। तो हमारे लिए क्लैशिंग होनी भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला छोटा सा टॉपिक लेते हैं, वो ये कि सीएसएस में कमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं। एचटीएमएल में कमेंट कैसे लगाते हैं? एचटीएमएल में वैसे तो किसी में कमेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दो, एडिटर खुद ही कमेंट कर देगा। फिर भी अगर सिंटेक्स की बात की जाए तो सीएसएस में कमेंट का वही सिंटेक्स होता है जो आप लोगों को जावा या सी में मिलता है, और वो होता है फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश। इस बीच में जो आपने लिख दिया वो हो जाएगा कमेंट्स में कन्वर्ट। राइट, देयर इज नो स्पेशल सिंटेक्स। तो सीधे सिंटेक्स उतार लीजिए बस, बाकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इस एग्जांपल में बताइए पैराग्राफ किस कलर में आएगा? अगर हम मान लें कि हमने कहीं और कलर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो पैराग्राफ का कलर ब्लैक आएगा, क्योंकि ये जो कलर बोला है इसको कर दिया अपन ने कमेंट, तो पैराग्राफ का कलर ब्लैक आएगा। सीधे संडे क्लास में हो गया, डन। कमेंट वाला पार्ट लिख लिया। गुड। चलिए अब जो आपने अभी तक पढ़ा उसके बेस पर छोटी सी एक क्विज। 2 दिन हो गए आपको सीएसएस पढ़ते हुए, आज दूसरा दिन है। 2 दिन में आपने जो भी सीखा है उसके बेस पर आंसर्स दीजिए। सीएसएस में रूल सेट किसको बोलते हैं? वो इंस्ट्रक्शन जो बताता है सीएसएस प्रॉपर्टी कैसे लगाई जाए। नंबर 2, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या स्टाइल करना है और किस पे स्टाइल करना है। नंबर 3, एक्सटर्नल सीएसएस जो हम लगाते हैं उसको रूल सेट बोलते हैं। ए बी के सी, तो करेक्ट आंसर इज बी। अगर आपको लग रहा है सर ए होना चाहिए तो गौर से सोचिए, ए सिर्फ ये बता रहा है क्या स्टाइल करना है, क्या ये नहीं बताना किस पे करना है? नहीं आ रहा समझ। मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं कलर कोलन रेड, ब्राउजर अप्लाई कर देगा? नहीं करेगा। मैं उसको ये तो बताऊं किसका कलर कोलन रेड, जैसे कि पी, तो ये हो गया व्हाट और ये हो गया हाउ, जबकि ऊपर वाली लाइन सिर्फ हाउ बता रही है। तो अगर आप सिर्फ ये बताएंगे क्या स्टाइल करना है तो ब्राउजर थोड़ी समझ पाएगा, ये भी तो बताइए किस पे करना है। सो करेक्ट आंसर इज बी। गुड। कौन सा सीएसएस स्टाइल सबसे कम रिकमेंड करा जाता है? कंफ्यूज मत होइएगा, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? इनलाइन की, लेकिन रिकमेंड भी वही होता है, वही सबसे नाम वाला और वही सबसे बदनाम भी है। राइट, तो इनलाइन सीएसएस सबसे पावरफुल है, लेकिन उसी को सबसे अवॉइड ज्यादा करने की सलाह दी जाती है। सो दिस इज द लीस्ट सीएसएस रिकमेंडेड, क्योंकि ये एचटीएमएल और सीएसएस को मिक्सअप कर देता है, कोड पढ़ने में कंफ्यूज कर देता है। कौन सी सीएसएस की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है? ऑब्वियसली बात है, इनलाइन की प्रायोरिटी सी नहीं, सी की प्रायोरिटी हाईएस्ट थोड़ी है, ए। इनलाइन सीएसएस हैज गॉट दी हाईएस्ट प्रायोरिटी। वो कब होगा? जब क्लैशिंग होगी। क्लैशिंग ना हो तो फिर रूल सेट्स आएंगे फ्रॉम ब्राउजर डिफॉल्ट या एक्सटर्नल या इंटरनल। क्लैश हुआ तो बात आएगी प्रायोरिटी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले लेक्चर का ग्लिम्स ले लें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीएसएस में सेलेक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए सेलेक्टर क्या होता है? बहुत सिंपल इंग्लिश में बोलिएगा, अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। जैसे मैं इनको मुझे इनका नाम नहीं पता तो मैं बोलूंगा वो ब्लैक टी शर्ट वाले जिनकी टी शर्ट पे 11 लिखा है। सीएसएस की भाषा में मैं क्या कर रहा हूं? सेलेक्टर कर रहा हूं। ठीक है, अभी तक आपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट करा है उनके नाम के आधार पर, इसको बोलते हैं टाइप सेलेक्टर। सीएसएस कहती है मेरे पास 4 तरीके हैं किसी एलिमेंट को पहचानने के।
आपने अभी 4 में से एक पढ़ा है जिसको बोलते हैं टाइप। इसके अलावा 3 और हैं, और ये 3 हैं यूनिवर्सल, टाइप, आईडी एंड क्लास। व्हाट वी नो टिल नाउ इज ओनली वन काइंड ऑफ सेलेक्टर एंड इट इज कॉल्ड टाइप। और टाइप का दूसरा नाम होता है एलिमेंट सेलेक्टर। लिखो फटाफट, बस ये एक लाइन लिख लें, फिर संडे करते हैं कंटिन्यू। टाइटल डालिए, सेलेक्टर्स इन सीएसएस। लिखिए, CSS is all about applying styling. CSS is all about applying styling on our web page. CSS is all about applying styling on our web page. Full stop. But we need to identify on which HTML element, the styling is to be applied. But we need to identify on which HTML element styling needs to be applied. And this identification, but we need to identify on which HTML element styling needs to be applied. Full stop. This identification is called selector. This identification is called selector. Full stop. So selectors are a mechanism. Selectors are a mechanism to pick up an HTML element for styling. Selectors are a mechanism to pick up an HTML element for styling. Full stop. Last line. In CSS, there are many ways. In CSS, there are many ways of selectors, but top four are, utariye list: universal selector, type selector, ID selector, class selector. क्लियर? आइए संडे 2:30 बजे संडे लेते हैं इससे आगे। और कल प्रैक्टिकल नहीं है फ्रंट एंड का, एक दिन के लिए ऑफ है, अगले वीक होगा प्रैक्टिकल आपका। कल मानसरोवर वालों की जावा आप ही के टाइम पे है, ठीक है? और फ्रंट एंड कंटिन्यू करते हैं अपन संडे 2:30, और 1:30 इंद्रपुरी वालों की जावा संडे। तो संडे 1:30 बजे जावा के लिए, 2:30 बजे फ्रंट एंड के लिए। टाइप का दूसरा नाम एलिमेंट सेलेक्टर बोला है मैंने। टाइप सेलेक्टर का दूसरा नाम एलिमेंट सेलेक्टर।